मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है तो उसकी वेलोसिटी, उसके डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इसके रिगार्डिंग हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की कई सिचुएशन, कई केस बन सकते हैं। अब इनमें इंटर करने से चार्ज पार्टिकल पर का पाथ कैसा रहेगा, वो मोशन किस प्रकार करेगा, उस पर फोर्स किस तरह से लगेगा, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में या इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम देखेंगे। तो पहला केस ये बनता है, केस फर्स्ट ये बनता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड वो परपेंडिकुलर हो मैग्नेटिक फील्ड की। हमारे पास ऐसे कई केस हो सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल में हो, एंटी पैरेलल हो, परपेंडिकुलर हो। तो इस तरह के 2-3 केस बनते हैं। ठीक है, तो उन सब की हम स्टडी करेंगे ना। वी मान लेते हैं कि वी जो है इनिशियल, वी जो इनिशियल है वो 0 है, यानी कि हम जस्ट उनको ओरिजिन पे रिलीज करेंगे। तो कुछ ग्राफ बनाते हैं, जैसे कि ये डायरेक्शन है आई, ये डायरेक्शन के, और जो आउट ऑफ स्क्रीन आ रहा है वो जे डायरेक्शन है। ओके, तो लेट ई फील्ड है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है ई आई कैप, यानी कि इस डायरेक्शन में ई है, और जो बी है वो है बी के कैप, यानी कि वो इस डायरेक्शन में। तो दोनों क्या हो गए, परपेंडिकुलर। ओके, अब हमने लिया है, हम लेंगे कि जस्ट हम ओरिजिन से पार्टिकल को रिलीज कर रहे हैं। तो वी इनिशियल कितना हो गया, 0, यानी कि t इक्वल टू 0 है, और t इक्वल टू 0 पे वी एक्स और वी वाई कितना हो गया, 0। साथ ही साथ x और y कोऑर्डिनेट भी क्या हो गई, 0, यानी कि हम इसको कहाँ से ले रहे हैं, ओरिजिन से हम इसको रिलीज करेंगे। दैट इज पार्टिकल is released from origin। ओके, नाउ ये हो गई हमारे पास इनिशियल कंडीशंस। अब हम देखते हैं कि पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री क्या रहेगी। ओके, तो एक हम नया डायग्राम बना लेते हैं। ये मान लेते हैं आई डायरेक्शन है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये मान लेते हैं के डायरेक्शन, इसको के की बजाय हम वाई मान लेते हैं, क्योंकि विजुअलाइजेशन अगर इसको वाई मानेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, तो ये हो गया वाई, और के है आउट ऑफ स्क्रीन। ओके, तो इस डायरेक्शन में तो ई हो गया। अभी जो बी है वो हमने के डायरेक्शन में लिया है, तो के डायरेक्शन में वी लिया है तो उसको रिप्रेजेंट कर देंगे पॉइंट बी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउट ऑफ स्क्रीन आ रहा है। ठीक है, पार्टिकल जिसका चार्ज मान लेते हैं क्यू है, वो ये ओरिजिन है 0 0 0, ये ओरिजिन है, यहाँ से हम रिलीज करेंगे। ओके, तो इस पार्टिकल पे कुछ फोर्स लगेंगे।
फोर्स कौन कौन से लगेंगे, यहाँ पे मेरा अगर कोई पार्टिकल है ओरिजिन पे, अगर यहाँ पे यहाँ पे मेरा पार्टिकल है तो इस पे फोर्स लगेगा कौन कौन सा, एक तो क्यू ई, ये एफ कौन सी डायरेक्शन में, आई डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि इस डायरेक्शन में एक फोर्स क्यू ई लगेगा। एक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा, तो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से कौन सा फील्ड लगेगा, एफ बी कह देता हूँ मैं इसको, ये होगा क्यू वी क्रॉस बी। ओके, तो V बेसिकली किस डायरेक्शन में जा रहा है, I डायरेक्शन में, तो क्यू वी आई क्रॉस B किस डायरेक्शन में, ये क्या है, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है। तो B किस डायरेक्शन में है, B के डायरेक्शन में है, तो B के, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाता है हमारे पास, F हो जाता है वो क्यू वी बी, आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के क्या हो जाएगा, माइनस जे कैप, तो माइनस क्यू वी बी और ये माइनस का जे कैप, यानी कि जो पार्टिकल है वो इस तरीके से मूव करेगा, ऐसा इस डायरेक्शन में, ठीक है, वो ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे इस तरह पे इसके दो फोर्स एक्ट इस पे करेंगे। ओके, तो हम मान लेते हैं कि किसी इंस्टेंट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, v। ओके, तो इंस्टेंट किसी पॉइंट पे आफ्टर टाइम t, v इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। ओके, नाउ यू मे बी थिंक कि हमने यहाँ पे जो पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है वो माइनस जे डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन हम वी ले रहे हैं प्लस। हम इसको आप माइनस लेके भी करो या फिर प्लस लेके भी करो, जो डायरेक्शन है वो फॉर्मूले एडजस्ट कर लेंगे, तो हम इसका अबाउट वेरी नहीं करते हैं। ओके, तो हम अभी लिखेंगे इक्वेशन ऑफ मोमेंट एट दिस इंस्टेंट, तो हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोमेंट क्या होगा, एफ नेट इक्वल टू एम ए। ठीक है, तो हम इस पे टोटल फोर्स लिखते हैं। तो टोटल फोर्स कौन कौन से हो गए, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा हो गया, क्यू ई प्लस एक मैग्नेटिक फील्ड क्यू वी क्रॉस बी। ओके, तो वी की वैल्यू हमने वी एक्स और आई और जे के कंपोनेंट में किया है, तो वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप और क्रॉस, इसको मैं बड़े ब्रैकेट में लिख देता हूँ, क्रॉस बी के कैप। ओके, इक्वल टू, अब एम क्या है, पार्टिकल का मास है, और ए को मैं ए वेक्टर को मैं लिख देता हूँ ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ओके, ये दो फोर्स हमने लिख दी। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो क्यू ई आई कैप, क्योंकि ई वेक्टर था वो किस डायरेक्शन में, आई में है, तो आई कैप प्लस क्यू बी, और इनको हम सॉल्व करेंगे तो वी एक्स क्रॉस आई के साथ होगा, तो आई क्रॉस के कैप क्या होता है, माइनस का जे, और जे क्रॉस के क्या होता है, आई। इसको आप इस तरीके से थिंक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हो गया आई जे और के, तो आपको चलना है इस डायरेक्शन में। जैसे आप आई से जे में गए, तो आई से जे में गए तो आपको करना आई
आई क्रॉस जे करना है तो आपका क्या आएगा, के कैप। तो आई टू जे गए तो आपका आया के कैप। लेकिन इसी तरीके से अगर आप जे क्रॉस के करें, जे क्रॉस आई तो उसके बाद अगला क्या है, के कैप। तो इसमें आपको इस डायरेक्शन यानी क्लॉकवाइज में चलना पड़ रहा है, तो इसलिए आपको यहाँ पे माइनस लगाना है, यानी कि आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है। और 2 करने के बाद तीसरा आएगा वो आपका आंसर होगा। लेकिन अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्लॉकवाइज चलेंगे तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, माइनस साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको अंडरस्टूड कर सकते हैं। नाउ मूव करते हैं। तो वी एक्स आई क्रॉस के हो जाएगा माइनस का जे कैप। तो वी एक्स माइनस जे कैप, ओके, प्लस वी वाई और जे क्रॉस के हो जाएगा आई कैप। तो आई कैप, ओके। और ए एक्स को मैं लिख देता हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो मैं उसी के फॉर्म में लिख देता हूँ ए एक्स डी वी एक्स अपॉन डी टी आई कैप प्लस डी वी अपॉन डी वाई डी टी जे कैप, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। आई के कंपोनेंट और जे कंपोनेंट को मैं एक तरफ लिख लेता हूँ, यानी कि इनके अलग अलग से मैं इसको सोल्व करके एक साथ लिख देंगे। तो क्यू ई आई कंपोनेंट कौन कौन से हैं, क्यू ई प्लस क्यू बी वी वाई, ये दोनों टर्म किसके हो गए, आई कंपोनेंट के। तो बराबर में आई कंपोनेंट का कौन सा टर्म है, एम डी वी एक्स अपॉन डी टी। ये इक्वेशन नंबर हो गई 1, ओके। नाउ नेक्स्ट कौन सी है, नेक्स्ट बचती है माइनस ऑफ क्यू वी बी और ये एक्स सब्सक्रिप्शन में इक्वल टू किसके हो जाएगा, एम डी वी जे कंपोनेंट और जे कंपोनेंट ये है डी वाई अपॉन डी टी। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। तो ये दोनों किस तरह की इक्वेशन है, साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इनको हम सोल्व कैसे करते हैं, इनको हम सोल्व करते हैं, एक को डिफरेंशिएट करेंगे और एक को डिफरेंशिएट करके दूसरी इक्वेशन से उसकी वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख के उसको सोल्व करते हैं। तो हम करते हैं सोल्व, तो हम फर्स्ट इक्वेशन को करते हैं डिफरेंशिएट। ओके, तो हमारे पास इक्वेशन आएगी डी टू वी एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बी बाई एम टू होल स्क्वायर और वी एक्स इक्वल टू 0, ओके। हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने इसको एक और टाइम डिफ्रेंशिएट किया है, जिससे डी वी अपॉन डी वी वाई अपॉन डी टी आएगा। और उस डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू यहाँ से हम सेकंड इक्वेशन से पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, और इसका आप सॉल्यूशन जानते ही होंगे कि इस तरह की इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की जो ये इक्वेशन है इसको सॉल्व करते हैं। ये एक इस तरह की इक्वेशन आपको याद रखनी चाहिए, ये फिजिक्स में बहुत बार यूज होती है। तो इसका सॉल्यूशन आपको जस्ट रिमेंबर होना चाहिए। ओके, तो ये हो जाएगा वी एक्स इक्वल टू सी वन कोस क्यू बी एम टी, ओके, प्लस सी टू साइन क्यू बी एम टी। ये इसका सॉल्यूशन है। तो अब हमारे पास इनिशियल कंडीशंस है, इनिशियल कंडीशन से ये दो जो कॉन्स्टेंट्स हैं इनकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। ओके,
तो हमारे पास इनिशियल कंडीशन क्या है, t बराबर 0 पे हमारे पास क्या क्या और है, हमारे पास v0 है, vx जो है कितना है, 0 है। तो ये जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो c1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। कैसे, साइन 0, t बराबर 0 रखेंगे तो साइन 0 0, vx 0 है ही, और ये 1 हो जाएगा तो c1 इक्वल टू 0। ओके, नाउ डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन। ओके, तो डिफरेंशिएट dvx अपॉन dt इक्वल टू c1 माइनस ऑफ qbm, और कॉस का होगा साइन, माइनस, दो माइनस हमने लिख दिया पहले ही, qbm t प्लस c2 qbm, और साइन का हो जाएगा कोस qbm और t। ये हमने इसका डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो c1 की वैल्यू तो हमने निकाल ली। ओके, t बराबर 0 पे, t बराबर 0 पे हमारे पास क्या क्या इनिशियल कंडीशन है, हमारे पास इनिशियल कंडीशंस क्या है, ax जो है हमारे पास वो क्या है, qe बाई m, एक तो ये है। ओके, और t बराबर 0 है ही। अब ये कैसे आया qe बाई m, क्योंकि ओरिजिन पे एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है, और वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो एक्सलेशन आएगी एट इनिशियल पॉइंट t बराबर 0 पे, वो qe बाई m हो जाती है। ओके, तो ये हमारी इनिशियल कंडीशन हो गई। तो जब हम वैल्यू रखते हैं तो दिस वन, ये क्या है, ये है एक्सलेशन होगी x, इसकी वैल्यू हो गई qe बाई m इक्वल टू c1 की वैल्यू 0 है, या फिर ऐसे कह सकते हैं t बराबर 0 रखने पे साइन 0, तो 0 प्लस c2 qbm, और cos 0 1 तो 1। ओके, नाउ सोल्व, q से q कैंसिल, m से m कैंसिल, तो c2 की वैल्यू आ गई e बाई b। नाउ हमारा जो vx हमको मिलेगा, vx, ये दोनों c1 और c2 की वैल्यू जब हम रखेंगे तो हमारे पास आएगा c1 वाला टर्म, ये वाला टर्म तो क्या हो गया, 0, ये टर्म हो गया 0, हमारे पास सिर्फ साइन का टर्म बचा। तो साइन का टर्म बचा तो साइन का टर्म बचा तो c2 की वैल्यू है e बाई b। ओके, और साइन qb बाई m t, ये हमारे पास हो गया, इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 3। यह हमारी vx की वैल्यू आ गई। ओके, नाउ हम अब जो vx वाला जो टर्म है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, dvx अपॉन dt इक्वल टू e बाई b qb बाई m, साइन का हो जाएगा cos qb बाई m और t। अब हमने इसको क्यों किया है, उसका रीजन ये है कि हम इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 कहाँ है,
ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें हम वी एक्स की वैल्यू पुट करके वी वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो लेट्स डू इट। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 ये है, एम डी वी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू बी वी वाई। ओके, नाउ putting the value m into e by b qb by m cos qb by m t equal to qe plus qb v y। ओके, नाउ अब इसको भी सॉल्व करेंगे वी वाई के लिए। तो m से m कैंसिल यहाँ, और b से b कैंसिल, ओके। तो जो बी वाई का टर्म आएगा, वी वाई इक्वल टू ई कोस क्यू बी बाई एम टी, यहाँ से ये क्यू भी कैंसिल, क्यू क्यू, तो हमारे पास ये आ जाएगा। ओके, माइनस ई एक एक्स्ट्रा टर्म। तो वी वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास, वी वाई मल्टीप्लाई बाई ये बी भी है, तो वी वाई इक्वल टू ई अपॉन बी कोस क्यू बी बाई एम टी माइनस 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो यह हमारे पास आ गई वी वाई की वैल्यू। तो वी एक्स और वी वाई हमने कैलकुलेट कर लिया है ना। इक्वेशन नंबर 3 क्या थी, उसको भी हम लिख लेते हैं। वी एक्स इक्वल टू ई बाई बी साइन क्यू बी बाई एम टी, ये हमारे पास वी एक्स की वैल्यू थी। तो वी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा ई बाई बी साइन क्यू बी बाई एम टी। ओके, नाउ हम इसको इंटीग्रेट करके x की वैल्यू निकालेंगे। तो x इक्वल टू जस्ट सिंपल इंटीग्रेशन ई एम अपॉन क्यू बी स्क्वायर 1 माइनस कोस क्यू बी बाई एम टी। ये हमारी आ गई 5th इक्वेशन। ओके, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा c, जो हम इंटीग्रेशन के बाद लगाते हैं। तो उसकी वैल्यू हम इनिशियल कंडीशन x बराबर 0 t बराबर 0 रख के हमारे पास वो c की वैल्यू आएगी, c उस कांस्टेंट की वैल्यू आएगी c इक्वल टू ई एम अपॉन क्यू बी स्क्वायर। ओके, और फिर वो टर्म बाहर आएगा तो ये माइनस, ये 1 उसी से आया है। ओके, तो आप इसको सॉल्व करें। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट y वाले टर्म की ओर। तो y एक अपनी इक्वेशन है वी वाई की, ये वाली। तो इसको हम इंटीग्रेट करके y की वैल्यू भी निकालेंगे। तो डी वाई बाई डी टी इक्वल टू ई बाई बी
cos QB बाई m t -1। ये हमारे पास इक्वेशन है, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। y इक्वल टू e बाई बी साइन कोस का इंटीग्रेशन साइन क्यू बी बाई टी बाई एम, और जो कांस्टेंट है यहाँ पे वो डिवाइड होएगा, तो क्यू एम बाई क्यू सॉरी बी तो दिस वन इज बी माइनस 1 का इंटीग्रेशन टी। ओके, प्लस सी, तो प्लस सी हमारे पास इनिशियल कंडीशंस है। तो इनिशियल कंडीशन में जो सी की वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, क्योंकि हम इनिशियली 0 पे t बराबर 0 पे, यहाँ पे आप रख सकते हैं t बराबर 0 पे ये 0 और ये 0, तो एवरीथिंग गोइंग टू 0, तो ये c बराबर 0 आ जाएगा। और y भी हमारे पास 0 था, क्योंकि इनिशियल ओरिजिन से स्टार्ट किया था, तो एवरीथिंग गोइंग टू 0, तो c की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। तो y को हम लिख सकते हैं y इक्वल टू ई एम अपॉन क्यू बी स्क्वायर साइन क्यू बी एम और टी माइनस ई बी और टी। ये हमारे पास y का इक्वेशन हो गई। अभी हम इसको इस तरफ लाएंगे, तो y प्लस ई अपॉन बी टी इक्वल टू ई एम अपॉन क्यू बी स्क्वायर और साइन क्यू बी बाई एम टी। ओके, इसी तरीके से x की इक्वेशन में जो एक्स्ट्रा टर्म था वो इस तरफ लाएंगे, तो x माइनस एम ई अपॉन क्यू बी स्क्वायर, ओके, इक्वल टू माइनस ऑफ एम ई क्यू बी स्क्वायर कोस क्यू बी बाई एम और टी। यह हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 7 या 8 नहीं 7। ओके, नाउ ये साइन वाला टर्म, ये कोस वाला टर्म, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करेंगे और इनको जोड़ेंगे। तो स्क्वायर करके जोड़ने पे क्या होगा, y प्लस ई बाई बी टी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस एम ई अपॉन क्यू बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ई एम अपॉन क्यू बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये इक्वेशन आपको कैसी लग रही है, ये इक्वेशन होती है साइक्लॉइड की, x माइनस एक्स नोट वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नोट का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये एक साइक्लॉइड की इक्वेशन होती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में जब वो परपेंडिकुलर होते हैं तो उसमें मूव करता है, तो एक साइक्लिड पाथ ट्रेवल करता है। ओके, तो ये हो गया साइक्लॉइड पाथ।
और इसका सेंटर होगा, सेंटर वो क्या होगा, ME/QB²। ये तो x कंपोनेंट और दूसरा y, तो y होगा E/B और t। तो ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए सेंटर के। ओके, यानी कि जो इसका y कोऑर्डिनेट है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है। ओके, नाउ कंक्लूजन हम इसमें क्या लिख सकते हैं, कंक्लूजन लिखेंगे हम, तो कंक्लूजन क्या लिखेंगे, कंक्लूजन ये होगा, पहला, पार्टिकल मूव इन साइक्लॉइड पाथ। ओके, पहला कंक्लूजन तो ये निकला। सेकंड कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं, सेंटर ऑफ सर्कल moves with velocity या स्पीड E/B in direction of या in direction E/B। ओके, तो जैसे इसको हम देखते हैं, सेंटर y का सेंटर ये है, सेंटर में देखो ये t का टर्म, तो x क्या होता है, vt के जैसे होता है ना। तो ये वाला टर्म किससे कंपेयर कर सकते हैं आप, वेलोसिटी से। तो ये, या फिर इसको y लिख सकते हो आप क्योंकि y डायरेक्शन है। तो आप y इक्वल टू ये जिस इसका सेंटर है, तो इस y डायरेक्शन में E/B, जैसे हमने जो इनिशियल कंडीशंस लिए उस हिसाब से ये y डायरेक्शन में मूव कर रहा है इसका सेंटर। लेकिन इन जनरल अगर आप बात करें तो जो मूव करेगा वो E/B की डायरेक्शन में करेगा, तो वो होगा ही हमारे यहाँ पे y है, लेकिन वेलोसिटी क्या रहेगी, E/B। ओके, नाउ अगला पॉइंट क्या है, एक्चुअली दिस वन इज आस्क्ड इन नेट, ये एक बार नेट में पूछा जा चुका है। ओके, तो अगला पॉइंट है मोशन। मोशन takes place in plane of vectors E and E/B। ओके, यानी कि जो वेक्टर जो मोशन होगा वो किस डायरेक्शन में, किस किस प्लेन में होगा, वो होगा ऐसे, देखो इस डायरेक्शन में तो E है, ओके, और ये दूसरी डायरेक्शन है, और इस डायरेक्शन में B है, यानी कि आउटसाइड स्क्रीन। तो इस डायरेक्शन में B है, तो जो सेंटर मूव करेगा वो E की डायरेक्शन में चलता हुआ साथ साथ में आउट ऑफ स्क्रीन भी चलेगा, यानी कि कुछ इस तरीके से वो चलेगा, यानी कि वो इस डायरेक्शन में भी चलेगा और जो आपका जो स्क्रीन की तरफ आ रहा है स्क्रीन की तरफ भी चलेगा। ठीक है, तो ये E और E/B, यानी कि अगर ये X है और ये आउट ऑफ साइड Y है तो ये XY प्लेन में चलेगा। ओके, अगला पॉइंट है, एक्चुअली दिस वन इज आस्क्ड इन नेट,
19 में, और ये दिसंबर में पूछा गया था। ओके, तो अगला पॉइंट है पार्टिकल स्टॉप्स आफ्टर एवरी टाइम इंटरवल of 2 pi m अपॉन क्यू बी। ओके, यानी कि 2 पाई m इसका मतलब है कि वो एक रोटेशन पूरा करने के बजाय ये रुकेगा। इतने टाइम बाद, ये t है, इतना टाइम के बाद वो रुकेगा। ओके, तो इसका आप डायरेक्शन देखो, एक पॉइंट और लिख देता हूँ मैं। पार्टिकल स्टॉप्स ऑन वाई एक्सिस। तो पार्टिकल रुकेगा और कहाँ पे? वाई एक्सिस पे। कैसे? देखो, जैसे ये एक्स डायरेक्शन है और ये वाई डायरेक्शन। ओके, तो पार्टिकल ए से मूव करेगा, जैसे ये पार्टिकल जो मूव करेगा वो एक्चुअली जो अभी मूव कर रहा है वो उसका सेंटर मूव कर रहा है, यानी कि जो सर्कल यहाँ पे मूव कर रहा है वो सर्कल का सेंटर जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो सेंटर मूव कर रहा है। तो ये ऐसे ही मूव करने को, ऐसे ही पाथ को क्या कहते हैं? साइक्लोइड पाथ कहते हैं। ओके, तो ऐसे पाथ को साइक्लोइड पाथ कहते हैं, यानी ये जो सेंटर मूव कर रहा है उसका रिप्रेजेंटेशन है। तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? जब टाइम इतना लेता है t इक्वल टू 2 पाई m अपॉन क्यू बी, इतना टाइम लेता है, और वेलोसिटी इसकी है e बाई बी, तो जो ये y डायरेक्शन हो जाएगी वो हो जाएगी e अपॉन बी क्रॉस 2 पाई m अपॉन क्यू बी। ओके, तो ये इतना मूव करेगा, तो इसका ये इतना ट्रेवल कर लेगा टी टाइम में। ओके, इतने टाइम बाद मूव करेगा, तो ये यहाँ जाके रुकेगा। अब नेक्स्ट केस देखते हैं, केस सेकंड। केस सेकंड क्या है कि जब जो पार्टिकल है वो पार्टिकल में इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है या एंटी पैरेलल या एंटी पैरेलल ऑफ बी, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। पैरेलल एंड प्लस माइनस का मतलब या तो पैरेलल है या एंटी पैरेलल है। तो और इसी में भी इनिशियल कंडीशन अपनी वही है, इनिशियल इक्वल टू 0। वही सेम इनिशियल कंडीशंस लेके चल रहे हैं हम। अगर ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, ओके, और पार्टिकल यहाँ पे रिलीज किया जाता है यहाँ से, तो इस पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। तो आफ्टर टाइम टी ये यहाँ आ जाएगा और इसकी वेलोसिटी v हो जाएगी। ओके, अगर मान लो अभी ये तो हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की बात, अभी अगर मैग्नेटिक फील्ड और हो, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर हो
जब मैग्नेटिक फील्ड होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, पैरेलल या एंटी पैरेलल। तो अपन मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स फॉर्मूला का मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला देखते हैं क्या, क्यू वी क्रॉस बी और ये वेक्टर। तो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी, मान लो इसको आई कह रहा हूँ, तो बी भी आई डायरेक्शन में या फिर माइनस आई डायरेक्शन में और ई भी आई डायरेक्शन में। ओके, तो क्यू वी आई डायरेक्शन में प्लस मान लेते हैं पैरेलल है पहले, तो बी आई। ओके, और ये क्रॉस, सॉरी प्लस नहीं है क्रॉस, तो ये कितना हो गया 0, क्योंकि सेम सेम 0 हो जाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में। और अगर एंटी पैरेलल हुआ तो जस्ट यहाँ पे माइनस साइन आएगा, तो अभी ये 0 हो जाएगा। ओके, तो पाथ किस तरह का होगा, पाथ हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। ओके, एकदम सीधी रेखा में वो पार्टिकल मूव करता रहेगा। नाउ केस नंबर थर्ड, केस थर्ड स्टडी करते हैं। केस थर्ड क्या है कि पार्टिकल जो मूव कर रहा है वो कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, किसके साथ, वो कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ या फिर मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ओके, तो केस थर्ड, केस थर्ड क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है और ई पैरेलल है या एंटी पैरेलल है किसके, बी के। और अभी पहले वाले केस में क्या किया था हमने, पहले वाले केस में जस्ट पार्टिकल को यहाँ पे रख के छोड़ दिया था, ठीक है, मतलब फील्ड के अंदर जस्ट रिलीज कर दिया। लेकिन इस केस में हम जीरो वेलोसिटी, उस केस में हमने जीरो वेलोसिटी के साथ सिर्फ रिलीज किया था, मतलब जीरो वेलोसिटी। यहाँ पे हम उसको इंटर कराएंगे कि कैसे, सब कुछ सम वेलोसिटी के साथ, ऐसे, ठीक है। जो ऐसे रिलीज कराएंगे तो वी एक्स और वी वाई इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, वी एक्स और सॉरी वी वाई और वी एक्स। तो इस तरह के इसमें वेलोसिटी कंपोनेंट बनेंगे, कुछ पैरेलल बनेंगे कुछ एंटी पैरेलल बनेंगे। तो जब भी इस तरीके से, जब भी मैग्नेटिक फील्ड में, जब भी इस तरह के मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पार्टिकल थीटा एंगल से मूव करता है, तो हमने पढ़ा था कि जो आर जो रेडियस होती है वो क्या होती है, एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी, इस तरीके से होती है। और उसका जो पिच होता है वो एल अपॉन वी पैरेलल और टी एक टाइम होता है, ठीक है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो, तो पार्टिकल हेलिक्स पाथ करता है कवर, है ना, हेलिक्स पाथ। और जब हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड और इंक्लूड कर देंगे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और इंक्लूड करेंगे तो पाथ कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा, यानी कि उसका पिच बढ़ जाएगा, ठीक है, रेडियस वेरी करेगी उस पार्टिकल की। ओके, तो आपको मैं हेलिक्स और हेलिक्स पाथ दिखा देता हूँ। तो ये इस तरह का पाथ हो क्या कहलाता है, हेलिक्स पाथ। जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो पाथ कुछ ऐसा हो जाएगा। ओके, पास बट पाथ तो हेलिक्स ही रहेगा, लेकिन बस उसकी जो रेडियस है वो वेरी करेगी, कांस्टेंट रेडियस हो जाएगी और जो पिच होगा वो वेरी करता रहेगा। ओके, नाउ एक केस और स्टडी करते हैं, लास्ट केस। ये केस क्या है कि केस 4, यह केस है कि इफ
E and B are not parallel and particle moves undeviated, that is straight line. यानी कि उसका पाथ क्या हो, स्ट्रेट लाइन. देन नेट फोर्स ऑन पार्टिकल must be okay. तो QE प्लस V क्रॉस B ये नेट फोर्स है और नेट फोर्स कितना हो गया, 0. तो तब हम इसको सॉल्व करेंगे और E प्लस V क्रॉस B इक्वल टू 0, ये फाइनल इक्वेशन अपने पास आ जाएगी. तो इससे रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं. तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख ले कि क्वेश्चन ये है कि एक पार्टिकल है जिसमें एक फील्ड है, कौन कौन सा, एक तो E है I डायरेक्शन में और एक B है B के डायरेक्शन में, और ये अनडेविएटेड मूव करता है. ठीक है, तो देन इसकी वेलोसिटी फाइंड कीजिए. ठीक है, और ये भी बताना है कि चार्ज इस पे किस तरह का होगा, चार्ज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा. ओके, तो अनडेविएटेड है, इसका मतलब E प्लस V क्रॉस B इक्वल टू 0, अनडेविएटेड की सिचुएशन. अब E हो जाएगा माइनस ऑफ V क्रॉस B. ओके, तो E हमको दिया है I डायरेक्शन में इक्वल टू माइनस, आप लिख सकते हो इसको या फिर ऐसे लिखें, इसको माइनस साइन हटा के जो V क्रॉस B को B क्रॉस V में लिख देते हैं. तो इसको लिख दिया B क्रॉस V, तो माइनस साइन कैंसिल हो गया. और B की हमने डायरेक्शन दी है B के कैप और V की डायरेक्शन दी है, या फिर हम इसी की डायरेक्शन निकाल लें. V की डायरेक्शन हमें दी नहीं है तो हमें इसकी डायरेक्शन निकालनी है. तो इसके रिजल्टेंट में I डायरेक्शन आ रही है, यहाँ पे K डायरेक्शन है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे क्या लिखे हैं तो कि I आए वो भी प्लस का. तो अभी इतना तो पता होगा, यहाँ पे J लिखेंगे, लेकिन J क्रॉस क्या होता है, माइनस J. तो यहाँ पे लिखेंगे हम माइनस J, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो ये हो जाएगा माइनस V जो मूव करेगा वो माइनस J डायरेक्शन में मूव कर रहा है. ओके, क्या ये चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, तो चाहे चार्ज पॉजिटिव हो चार्ज नेगेटिव हो. ओके, इसकी वेलोसिटी यही रहेगी. तो दैट्स ऑल, ये टॉपिक इतना ही था और इससे काफ़ी बार अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं.